32.8%, कांग्रेस 32.89%। वोट जो तय नहीं है वो 6.23% है। अब बसवराज बोम्मई कर्नाटक की हावेरी सीट पर पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई बीजेपी उम्मीदवार हैं। अब ये देखिए, ही इज क्रूजिंग अलोंग 61.41%, कांग्रेस 33.47%, वोट तय नहीं है 5.11%। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर जो हमारे सामने, ये सीट जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 2009 से वो चुनाव जीतते आ रहे हैं, केरल की थिरुवनंतपुरम। हम बात कर रहे हैं शशि थरूर की। शशि थरूर 35.31%, अभी आगे चल रहे हैं। राजीव चंद्रशेखर 28.77%, यह भी बड़ा नाम है, लेकिन शशि थरूर की अगर लगातार ये परफॉर्मेंस है तो, और खासकर केरल, बीजेपी ने अपनी बहुत ताकत लगाई है। लेकिन वोट जो तय नहीं है उसको जरा ध्यान दीजिए, 18.65%। इस सब के बीच में अब आपको बताएंगे हरियाणा की गुड़गांव सीट का ओपिनियन पोल, जहां से बीजेपी ने राव इंद्रजीत सिंह को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया। ये वही राव इंद्रजीत सिंह हैं, जब बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो कांग्रेस वाले इनको पार्लियामेंट में बोलते हैं, अरे आप कहां जा रहे हैं, हमारे साथ ही चलिए वापस। ये देखिए, लेकिन अब बीजेपी 65.13%, कांग्रेस 25.08%, जो तय नहीं है 9.78%। खैर, अब बात करते हैं एमपी की छिंदवाड़ा सीट की, और यह बहुत इंटरेस्टिंग है, जहां की जनता पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ की किस्मत का फैसला करेगी। बीजेपी 61.97, लगभग 62%, कांग्रेस 26.96, मतलब लगभग 27%। यह शॉकिंग रिजल्ट है। 11% जो है वो डिसाइडेड नहीं है। अब आपको दिखाते हैं कर्नाटक की धारवाड़ सीट का हाल, जहां से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बीजेपी 63.10%, कांग्रेस 32.47%, वोट तय नहीं है, और वो है 4.43%। अब आपके सामने होगा झारखंड की, ध्यान से देखिएगा, झारखंड की खूंटी सीट का ओपिनियन पोल, जहां से अर्जुन मुंडा बीजेपी के उम्मीदवार हैं। यहां पर भी अगेन 50% का जो फॉर्मूला है वही लग रहा है। 50% के ऊपर बीजेपी, 52.35%, कांग्रेस 30.77%, जो वोट तय नहीं है वो 16.88%। इस सब के बीच में गुजरात की पोरबंदर सीट से बीजेपी ने मनसुख मांडविया को चुनावी मैदान में उतारा है। पहली बार डेब्यूटांट है अगर चुनाव के लिहाज से बात की जाए, लेकिन गुजरात में ये देखिए नंबर्स देखिए, 70.23%, कांग्रेस 19.49%, जो तय नहीं है वो 10.28% है। छिंदवाड़ा सीट की अगर बात की जाए, सीधे सीधे शिव हमारे साथ हैं, 30% से अबव है। दो असेंबली सीट हैं, अमरवाड़ा और एक जुनारदियो, जहां पर 23-20% का गैप है, बट बाकी जो सीटें हैं उसमें 30% से ज़्यादा गैप है बीजेपी और आईएनसी में। अभी के लिहाज से आगे चेंज हो सकता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल रामकृपाल जी, आपका टेक छिंदवाड़ा की अगर बात की जाए। देखिए, मुझे तो लगा चूंकि मैंने परसेंटेज कह दिया इसलिए आप मेरे पास आ ही नहीं रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। देखिए, मैं ओवरऑल चूंकि आज का अभी तक जितने भी मैंने देखे हैं, अगर बीजेपी और इंडिया अलायंस, मैं अभी भी इंडिया अलायंस कहूँगा, उसमें सिर्फ अभिषेक बनर्जी हैं जो 50% से ऊपर जा रहे हैं। और कोई नाम हो सकता है कि मैं भूल रहा हूँ, लेकिन मैं नोट कर रहा हूँ इस चीज़ को। जो लोग जीत भी रहे हैं वो 50% से नीचे है इंडिया अलायंस के। और जो मैं लगातार देख रहा हूँ तो पैटर्न में ये देख रहा हूँ कि एक तो संख्या में बीजेपी ज़्यादा सीटें तो ले ही रही है। इवन बंगाल में भी जो आपने अभी अधीर बाबू का दिखाया था, जो कह रहे थे अजय जी, ठीक है, हो सकता है वहाँ अधीर जीत जाएं। और एक दिलचस्प मैं समाजवादी पार्टी के बारे में कहूँगा। देखिए, समाजवादी पार्टी पिछले 10 वर्षों में 2 पार्लियामेंट के चुनाव हुए। समाजवादी पार्टी को जनता पार्लियामेंट में पार्टी को वोट नहीं देती, परिवार को वोट देती है। 2014 में 5 सीटें पाए थे, परिवार जीता। 2019 में भी 5 सीटें पाए, परिवार जीता। इस बार भी जैसा आप कह रहे थे कि जो ये जहाँ से डिम्पल यादव लड़ रही हैं मैनपुरी से, तो वो भी अगर आप वोट परसेंटेज देखें, चाहे ये शिवपाल का देख लीजिए 40% हो सकता है कि मैं फिर कह रहा हूँ कि परिवार को फिर हो सकता है जनता जिता दे। परिवार के प्रति सिंपैथी है, लेकिन पार्टी के बारे में जो मैं डेटा भी देख रहा हूँ, कोई बहुत उत्साहवर्धक नहीं है। अगर टॉप लीडरशिप जिस तरह से जितना परसेंट वोट पा रही है,
तो बाकी के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। आप जो बता रहे हैं, एक क्विक रिएक्शन यहां पर मैं शंभूनाथ जी से लेना चाहूंगा। शंभूनाथ जी, आप एक ट्रेंड जो दिखाई दे रहा है, वो ट्रेंड दिखाई दे रहा है बड़ा ही पार्टी सेंट्रिक, क्योंकि इसमें हमने कई कांग्रेस के नेताओं को भी देखा, लेकिन जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग है वो है शशि थरूर की सीट। शशि थरूर कॉन्स्टेंटली उस इलाके में परफॉर्म करते जा रहे हैं, और इस बार की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने अपने बड़े हैवी स्टेक्स लगाए। शशि थरूर आपका जो आंकड़ा बता रहा है उसके मुताबिक आगे तो अभी भी हैं, लेकिन बहुत टाइट पोजीशन उनकी हो गई है। दूसरे एक जो सबसे बड़ी बात है कि वो एक ऐसा वोटर परसेंटेज भी है जिसने डिसाइड नहीं किया है कहाँ जाएगा, वो इंडिया अलायंस में काफी बड़ा परसेंटेज है वो भी फैक्टर काम करेगा। तो शशि थरूर के अगर वो फैक्टर काम करता है तो किसी के भी लिए निर्णायक साबित हो सकता है। लेकिन नहीं, मैं आपसे एक सीधे सीधे सवाल पूछूं, क्या केरल में बीजेपी के लिए परसेप्शन चेंज आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि शशि थरूर की परफॉर्मेंस से चीजें अलग दिखाई दे रही हैं। जिस तरह से राजीव चंद्रशेखर का अभी दिखाई पड़ रहा है, उससे लग रहा है कि बीजेपी के बारे में लोगों की धारणा बदल रही है, जबकि बीजेपी का वहां आज तक खाता नहीं खुला है। ये एक बड़ी बात है। केरल एक अकेला ऐसा राज्य है जहां बीजेपी का अभी तक कोई खाता नहीं खुला, और आज से नहीं 1957 से वहां कम्युनिस्ट पार्टियां चली आ रही हैं। उसके पहले भी समाजवादियों का गढ़ रहा है, समाजवादियों का गढ़ रहा है। और जब वो जो राज्य था त्रावणकोर शामिल हुआ था, केरल अलग राज्य बना, तब भी उसमें सबसे बड़ी भूमिका थोड़ा सा लेफ्ट लोगों की यानी समाजवादियों की थी। लेफ्ट को समाजवादी ही मान सकते हैं, वो थी। इसलिए ऐसी स्थिति में अगर राजीव चंद्रशेखर का परसेंटेज इतना ज़्यादा है, और प्लस वो वोटर जो तय नहीं कर पा रहा किसके साथ जाएगा, वो अगर मिल जाता है तो निश्चित तौर पर शशि थरूर के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा। और अभी इस बार चौथी बार शशि थरूर के लिए त्रिवेंद्रम सीट को जीत पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हालांकि सर, हमारे ओपिनियन पोल में वो आगे चल रहे हैं, और अगर इसका रिवर्स हो गया, जो अनडिसाइडेड उनके फेवर में चले गए, तो चीजें एकदम अलग हो जाएंगी। अभी वो करीब करीब आप देखिए, वहां पर 28 है और यहां पर 35 है, और आगे तो चल रहे हैं। लेकिन केरल की अलपुझा सीट से कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल को प्रत्याशी बनाया। आपको दिखाते हैं कि यहां जनता का मूड क्या है। केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस 33.74%, आगे तो चल रहे हैं लेकिन बहुत आगे नहीं, आगे चल रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। बीजेपी 27.67%। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और जो तय नहीं है, बिल्कुल शशि थरूर वाली सीट की तरह 14.27%, ये यहां पर। अब इसके बाद अब आपको दिखाते हैं असम की डिब्रूगढ़ सीट का हाल, जहां से पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी के उम्मीदवार हैं। 64.25%, कांग्रेस 17.93%, जो तय नहीं है वो 17.82% है। फग्गन सिंह कुलस्ते की अगर बात की जाए, एमपी की मंडला सीट, जहां से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते फिर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, 63.82%, कांग्रेस 25% के आसपास, जो तय नहीं है वो 11% है। डीके सुरेश, अब जरा ये देखिए, अब आपको जो मैं दिखा रहा हूं बेंगलुरु ग्रामीण सीट, यहां का सर्वे, डीके सुरेश कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, आराम से जीत रहे हैं, आराम से हमारे सर्वे में, लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जीत रहे हैं। 10% का डिफरेंस मायने रखता है। कांग्रेस 50.21%, बीजेपी 40.27%, जो तय नहीं है वो 8.56%। अब बेंगलुरु उत्तर से केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे, जो कि अभी कंट्रोवर्सी में भी आ गई थी, बीजेपी की उम्मीदवार हैं। यहां पर 62.14% बीजेपी, कांग्रेस करीब करीब 30%, और जो तय नहीं है वो करीब 8% के आसपास है। अब बात करते हैं राजस्थान की कोटा सीट से, जहां से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला है बीजेपी के उम्मीदवार। बीजेपी 60% के ऊपर, कांग्रेस 31%, ऑलमोस्ट 32%, जो तय नहीं है वो करीब 8% है। गुजरात की नवसारी सीट का, जहां से सीआर पाटिल बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में, बीजेपी 70%, और मुझे ऐसा लगता है शिव यही कहेंगे कि बीजेपी के सारे जो वहां पर है उनको 50%, 60% के ऊपर ये गुजरात में नंबर्स आ रहे हैं, जो कि हमने आपको पहले ओपिनियन पोल में दिखाया था। कांग्रेस 19.23%, जो तय नहीं है वो 8.98%। अब पश्चिम बंगाल की कांती सीट का ओपिनियन पोल, जहां से बीजेपी के सोमेंदु अधिकारी को चुनावी मैदान में उतारा गया है, 50%, टीएमसी 34.81%, जो तय नहीं है वो करीब 8.76%। अब उनकी बात, जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता,
बीजेपी में भी थे, कांग्रेस में भी थे और अब कहीं और हैं। पश्चिम बंगाल की बर्धमान दुर्गापुर सीट पर फैसला जनता क्या दे रही है ओपिनियन पोल में। कीर्ति आजाद टीएमसी के 42% आगे चल रहे हैं। बीजेपी 35.48%, हालांकि डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, जो तय नहीं है वो 11.68% है। ये शत्रुघ्न सिन्हा को आपने देखा, वो आगे चल रहे थे। गोरखपुर सीट एक बार फिर रवि किशन को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। बीजेपी 52.33%, एसपी 24.32%, जो तय नहीं है वो 13% है। अब आपको दिखा दें पश्चिम बंगाल की कूच बिहार सीट का सर्वे, जहां से बीजेपी ने निशित प्रमाणिक जो है वो चुनावी मैदान में 44.96%। ये देखिए पश्चिम बंगाल, टीएमसी 38.53%। ये हमारे पास है। क्विक रिएक्शन यहां पर सबसे पहले रामकृपाल जी के पास। सर, केसी वेणुगोपाल। निश्चित तौर पर मैं एक बात कहूंगा कि सारा मैं देख रहा हूं, जो सीटें इंडिया अलायंस के लोगों को जहां बढ़त मिल रही है, आप ये देखिए कि सिंगल डिजिट बढ़त है और वहां अनडिसाइडेड वोटर्स जो हैं वो डबल डिजिट में हैं। तो मेरा ये कहना है कि चाहे बीजेपी हो या कोई भी हो, अगर सिंगल डिजिट में वोट का फर्क है तो परिणाम बदल सकता है, चाहे कोई भी जीते, इंडिया अलायंस जीते या बीजेपी जीते। लेकिन जहाँ पे जैसा आप दिखा रहे हैं, जहाँ डिफरेंस बिल्कुल 20% या डबल डिजिट से ऊपर है, वहाँ मुझे लगता है कि परिणाम में कोई बहुत परिवर्तन नहीं होने वाला है। लेकिन जहाँ भी 6 या 7% का है, वहाँ मुझे लगता है कि वहाँ अनडिसाइडेड 14% है, कहीं 11% है, कहीं 12% है। तो ये अलग अलग हो सकता है रिजल्ट, ये सब चौंकाने वाले हो सकते हैं। शंभुनाथ जी, अभी तक के जो ट्रेंड है मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूं, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या लग रहा है आपको? एक तो अनडिसाइडेड वोटर जो है वो बड़ा मुझे लग रहा है कि अंत में हो सकता है, चूंकि ये 15 मार्च तक का सर्वे है, हो सकता है अभी चुनाव में जो पहले फेज की वोटिंग होगी वो भी 16 अप्रैल से शुरू होगी। क्या इस बीच होता है कि 1 महीने का अंतर है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा ये जो 50% से ऊपर इस हमारे सर्वे में वोट पाते दिखाई पड़ रहे हैं, उनकी उम्मीद ठीक ठाक है कि 50% से ऊपर वो बैठे हुए हैं। तीसरा जो है बंगाल में ज़्यादातर ऐसी सीटें हैं जहां बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जैसे अधीर बाबू की सीट है, वहाँ इतना कम अंतर है कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि अधीर बाबू जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। हो सकता है टीएमसी के यूसुफ पठान से वो हार जाएं, ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं। और मजे के बाद जिनसे हारेंगे वो गुजरात का ही बंदा है, यूसुफ पठान तो गुजरात से आए हुए हैं। तो ऐसी स्थितियाँ बहुत जगह हैं जहाँ लग रहा है कि अभी कुछ भी क्लियर कट नहीं कहा। ठीक है, जो आपके स्टॉलवर्ड्स हैं वो 50% से बहुत ज्यादा जीत रहे हैं। गुजरात में तो 60% भी एवरेज समझा जा रहा है। लेकिन जो आपके लिए चिंता का विषय है वो है केरल नंबर 1, नंबर 2 बंगाल। ये दोनों आपके लिए स्टेक्स इसमें बड़े हैवी हैं और यहां पर अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो जो पूरे भारत के कई पॉकेट्स में आपका एक जो कहा जाए मैजिक दिखाई दे रहा है, वो इन 2 जगह नहीं दिखाई दे रहा है। जी। वो एक शेर है ना कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। हम डरते नहीं हैं। 2014 से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि हम बनारस जाएंगे। हम गए और लड़े। उसी समय पे हम अमेठी में भी गए। हालांकि श्रीमती स्मृति ईरानी जी वहां पर हारी, लेकिन बावजूद उसके हम 5 साल वहां से हिले नहीं। आज अगर आप देखेंगे तो केरल में जिस तरीके से राजीव चंद्रशेखर जी किस सीट पे पहुंचे, सबसे टफ सीट पर, जहां पर माना जाता है कि शशि थरूर जी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हम डरते नहीं। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हम उस पर फाइट करेंगे और लड़ेंगे। जहां तक बात केरल और बंगाल की है, मैं कहता हूं इस बार आप बहुत ही शानदार सर्ज वहां पर देखने वाले हैं। जिस तरीके से शुरुआत में आपने देखा वायनाड को लेकर भी एनी राजा वहां पर ऑलरेडी खड़ी हो चुकी हैं राहुल गांधी के सामने। जिस तरीके से केरल में लगातार हम एक्टिव है और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से संदेश खाली की स्थितियां बनी, क्या हाल रहा, क्या सिचुएशन वहां पर रही। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ममता बनर्जी का भी लगातार आपने कैंपेन देखा, देश देख रहा है और बंगाल इस बार चेंज की तरफ बढ़ रहा है। अजय जी, एक लास्ट रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहूंगा। आपने ओपिनियन पोल को कहा, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड को कहा, ठीक है, अब मैं नहीं चाहूंगा कि आप उन सब चीजों को रिपीट करें, लेकिन मुझे आपसे एक जेन्युइनली चीज पूछनी है। अंग्रेजी का शब्द है चिंक इन द आर्मर। आप लोगों की कमजोरी अभी तक आपको क्या दिखाई दे रही? निशांत जी, जनता का ओपिनियन पोल जो है बदल चुका है। जनता जो ओपिनियन पोल देगी
वो आप फिर से करा लीजिएगा इस बार और आपको समझ में आएगा। अब जो है हवा का रुख समझिए, हवा का रुख बदल चुका है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड ने पूरी तरह से जो घोटाला हुआ है पूरा देश देख चुका। सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इस मुद्दे को आपने इसमें रखा ही नहीं होगा। हाँ ठीक है, माहौल बनाने के लिए सब तकनीक ठीक है, मैं इससे असहमत नहीं हूँ आपके ओपिनियन पोल से, मैं सिरे से इसको नकारता हूँ। कारण है उन जगहों को और उन परिस्थितियों को आपने इसमें कितना लिया ये मैं नहीं समझता, पर जिस तरह केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक देश के एक कोने से दूसरे कोने तक भाजपा की एक सिरे से लोगों ने नकारने का काम किया है, और जो मौलिक मुद्दे हैं उन मुद्दों पर जब चर्चा होगी और जब बात होगी तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक लोग जो है। तो आप ये कहना चाहते हैं, अगर आप ओपिनियन पोल पे क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप ये कहना चाहते हैं कि शशि थरूर जी की सीट पर जो रिजल्ट है आप उससे एग्री नहीं करते हैं, राहुल जी की सीट पर जो है रिजल्ट है उससे आप एग्री नहीं करते हैं? मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि ये जो आपका ओपिनियन पोल है ये जनता को भरमाने के लिए है। अच्छा देखिए सर, मालूम है परसेप्शन क्या है, हम किस साइड पर बैठे हैं, हम किस साइड पर बैठे हैं वहां से बड़ा मैटर करता है। आपको लगता है ये ओपिनियन बनाने का तरीका है, हम आपको बता रहे हैं जो ओपिनियन है उसको कैप्चर करके दिखाने का तरीका है। शिव आप शिवम, सॉरी मेरे पास समय बहुत कम है। शिव नहीं शिव क्विक रिएक्शन, वेरी क्विक रिएक्शन। शिव, बहुत सारी चीजें हो गई, व्हेन आर वी कमिंग नेक्स्ट? अगला ओपिनियन पोल कब आ रहा है और हम क्या करके लेके आ रहे हैं? कई सारे फैक्टर। अजय जी, ओके शिव के बिल्कुल हम लोग लेके आएंगे, और इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले हम लोग का पूरी कोशिश है कि सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में हम लोग एक बार फिर से देख पाएं, ताकि वहां पर हम लोग कैंडिडेट का सिलेक्शन के बाद क्या असर हुआ है, चाहे जो प्रवक्ता जी बोल रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड हो या अरविंद केजरीवाल जी का अरेस्ट हो या कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें कैप्चर होंगी और हम लोग उसको पूरा स्पष्टता से दिखाएंगे। उसमें कुछ हमारे प्रोसेस में हम लोग का मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होता है। ठीक है। अब शिवम 10 शिव और निशान जी एक चीज नहीं समझ रहे हैं। एक बच्चा है जिसको टीचर ने बोला कि बेटा 2+2 कितने होते हैं, बोलो ABCDEFGH, उससे फिर बोला 3+3 कितने होते हैं, ABCDEFGH। वो भैया इलेक्टोरल बॉन्ड पर तैयारी करके आए हैं, आप उनसे कुछ भी पूछिए वो उसी पर जवाब देने वाले हैं। ओपिनियन पोल के लिए तैयार ही नहीं। शिवम, मेरा यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है। होली का उत्सव है और चुनाव भी इस देश में उत्सव से कम नहीं है। इन दोनों उत्सव की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का।